नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा इस विनती के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। आज मैं 2025 में क्या भविष्य भारत का होना है, क्या-क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या घटनाएं होने का अनुमान है, इस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। साथियों, युगों युगों से हम लोगों में एक उत्सुकता हमेशा रहती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। 2025 के बारे में बहुत दिनों से 2025 के आगे के भारत के भविष्य के बारे में टिप्पणियां होती रही हैं। आध्यात्मिक टिप्पणियां भी होती रही हैं, राष्ट्रवाद की भी टिप्पणियां होती रही हैं और तरह तरह की टिप्पणियां अन्य भी होती रही। मैं सबको मिला जुला करके एक आपको प्रेजेंटेशन देता हूं कि 2025 से बाद का भारत कैसा हो सकता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2025 से भारत का उदय अंतरराष्ट्रीय जगत में बहुत ऊंचाई पर होने वाला है। आप कहेंगे ये बात तो पहले भी आप कहते थे, 2025 में कौन सी ऐसी खास बात है। मैं आपको बता दूं 2025 इसलिए कि 2025 एक बेंचमार्क दिया है, कई ज्योतिषियों ने भी दिया है बेंचमार्क कि 2025 में कलयुग की समाप्ति का प्रारंभ हो जाएगा। शब्द सुनिएगा, कलयुग की समाप्ति का प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि युग अच्छाई की ओर जाने लगेगा। यह भी कहा गया कि जो विष्णु जी के कल्कि अवतार उनका जन्म होगा। और देखिए, क्या उसमें सच्चाई नहीं है कि संभल, जो कि ट्रेडिशनली हिंदुओं का गढ़ था, जहां पर कितने मंदिर और कितनी पीठ और कितने आपने जो स्ट्रक्चर्स देखे, हिंदू प्रतीक दर्जनों के हिसाब से निकले और अभी और निकलेंगे। ये क्या एक संयोग मात्र है? मस्जिदों के सर्वे तो जाने कितनी जगह हो रहे थे, संभल में ऐसा क्या हुआ जो अचानक से पूरा सीन बदल गया और सनातन संस्कृति का एक उत्थान जिसमें कि पूरी दुनिया इंटरेस्टेड हो गई, ऐसा क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2025 में जो ये कहा गया कि विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेंगे, तो संभल में माहौल तो वैसे ही बन गया भाई। अब लेंगे कि नहीं लेंगे ये देखना पड़ेगा। लेंगे तो तुरंत मालूम तो पड़ेगा नहीं, थोड़ा समय बाद ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संभल को देख करके कि संभल में कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, ये तो चलिए कल की अवतार की बात हो गई, कलयुग की समाप्ति का प्रारंभ की बात कर गई, ये एक ज्योतिष की गणना की बात हो गई। अब मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। राजनीति की अगर देखें तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से बहुत समय से राहुल गांधी एक डिमांड कर रहे थे कि जातिगत जनगणना जरूर करना। क्यों कहना चाहते थे? क्योंकि सारे विपक्ष का, कांग्रेस का, सबका ये मानना है कि अगर हिंदू एकता को तोड़े बगैर वो सत्ता में नहीं आ सकते, और हिंदू एकता को तोड़ने के लिए हिंदुओं का जातियों में विभाजित करना बहुत परम आवश्यक है। और हिंदुओं को जातियों में सबसे पहले किसने विभाजित किया था? अंग्रेजों ने। उसके पहले भी हुआ था, उसके पहले भी ये कहा जाता था। सारे झूठे नैरेटिव हैं। हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए जो जातियों की बात होती है, पिछड़ेपन और ये सब, कोई पिछड़ा नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। सड़क पे आप चलते हैं, एक भीड़ चल रही होती है, आपको नहीं मालूम कौन पिछड़ा है, कौन अनुसूचित जाति है, कौन दलित है, कौन ये है, किसी को नहीं मालूम। चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाइए, कॉलेज में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, किसी को नहीं मालूम। सबको समान अधिकार है, कहीं कुछ नहीं होता। आप सड़क पे पानी के बताशे खाते हैं, उसी कोई स्वीपर होता है, कोई दलित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये नैरेटिव फैलाया जाता है सिर्फ हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। अब व्यवसाय करते हैं तो उनका वो उस तरीके से सूटेड बूटेड नहीं होते हैं, तो कह दिया जाता है तुम पिछड़े हो। तो इस तरीके की बातें कही जाती है। खैर, यानी कि जातिगत जनगणना, जो जनगणना होनी है साथियों 2025-26 में, 26 में उसका रिजल्ट निकलना है, जनगणना होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और जहां तक मेरा अनुमान है साथियों,
कि हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को जातिगत जनगणना नहीं करानी चाहिए, जनगणना केवल करवानी चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत भी होता है कि यही दिमाग में होगा, लेकिन अगर जरा सा भी ख्याल दिमाग में आए जातिगत कराने का तो भैया मत कराइएगा। कराएंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, उसी का फायदा उठाएंगे ये जितने विपक्ष के लोग हैं, और ये जातिगत संघर्षों में पूरी पॉपुलेशन को लगा देंगे। झगड़े होने लगेंगे, संघर्ष होने लगेंगे, भारत बर्बाद हो जाएगा। ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये जनगणना प्लेन ये होना निश्चित है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन। परिसीमन का क्या मतलब है? अब आप देखिए, भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, और जब 30 करोड़ थी जनसंख्या तब भी इतनी ही सीटें थी, 543 हर जगह की, उसकी भी, राज्यों की भी, विधानसभा की भी। आज भी है, मतलब 5 गुनी पॉपुलेशन हो गई। और भारत से 1/10 जिसकी पॉपुलेशन हो यूरोप के देशों की, उनमें भारत से ज्यादा सीट है। इसलिए परिसीमन होकर सीटों की संख्या कम से कम 800-900 करिए, और 800-900 के साथ साथ क्या होगा? स्त्रियों का रिप्रेजेंटेशन, महिला का जो वादा किया है जो हमने कि महिला को हम आरक्षण देंगे, तो ठीक है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बढ़ी हुई सीटें हम महिलाओं को दे दीजिए। उससे क्या होगा? बाकी पुरुषों के लिए रहेंगी, तो एक बैलेंस भी बना रहेगा। और 2026 का अंत आते आते हमारी जनगणना और हमारा परिसीमन होकर के सीटें निर्धारित हो जानी चाहिए। और क्या होगा साथियों, मैं आपको लिख के दे दूं, भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 3 में जाने वाली है। आपने देखा होगा कि दुनिया में सबकी अर्थव्यवस्था घुस गई, भारत की नहीं। भारत बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। भारत की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगने निश्चित हैं। भारत की इकोनॉमी इतनी बढ़िया होगी जितनी पहले कभी नहीं रही। ये मैं बता दूं 2025 का, अभी से बता दूं। अब आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या होगा? साथियों, पॉलिटिक्स में ये होगा कि पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की सरकार दिन पर दिन मजबूत होगी। जो हमें 24 में झटका लगा है, इस झटके से हम उभर सकेंगे। इसकी शुरुआत 25 से ही हो जाएगी, इसी साल से होनी है साथियों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जगत में मोदी, ट्रंप और पुतिन का कॉम्बिनेशन एक त्रिकोण बनेगा। और ये त्रिकोण पूरे विश्व में जो ये आपके अफरा तफरी, आतंकवाद, हिंसाचल, खून खराबा, ये सब जो चल रहा है, उस पर नियंत्रण होगा। पूरा विश्व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा। और बगैर आप लोगों को दंडित किए हुए, जो ये पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका में सबसे ज्यादा ये हुआ कि आपने बेईमान लोगों को भी अवार्ड भी दिया, आपने बेईमान लोगों को आगे बढ़ाया। ये सब पे विराम लगने जा रहा है साथियों, अविलंब विराम लगने वाला है। और उसके बाद क्या होगा? ये 25 से कई चीजों का प्रारंभ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 में ये सारी चीजें हो जाएंगी, प्रारंभ होना भी तो जरूरी है। राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी। ये आप जो देखा करते हैं ना, जो राजनेता घूमा करते हैं, धूल उड़ाया करते हैं और भौकाल दिखाया करते हैं, साथियों सब खत्म होने जा रहा है। जो गुणवत्ता की कदर फिर से बढ़ने जा रही है, साहित्य की कदर फिर से बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। जो सब खत्म हो चुका था वो सब फिर से उठने वाला। आप देख रहे होंगे ना कि अब फिर से पुरानी परिपाटी आ रही है, पुरानी संस्कृति आ रही है। और भारत की सनातन संस्कृति, अंत में आपको बता दूं, उसका उदय होने जा रहा है बहुत भयंकर रूप से। ऐसा उदय होने जा रहा है कि साथियों आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हमारी सनातन ग्लोरी एक समय थी वैदिक युग में, उसका प्रारंभ होने जा रहा है। और ऐसा प्रारंभ होगा कि हम पूरी दुनिया में इस बार वैदिक सनातन संस्कृति को, पूरी दुनिया को ढक देंगे उससे। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। जय हिंद, जय सनातन।